Okay, what is HTML? First we will discuss about what is HTML. तो देखो, वर्ल्ड की कोई सी भी वेबसाइट यदि आप देखते हैं, किसी भी टाइप का कोई डायनेमिक वेब एप्लीकेशंस देखते हैं, किसी भी टाइप का आप ई कॉमर्स एप्लीकेशन देखते हैं, किसी भी टाइप का आप ERP एप्लीकेशन देखते हैं, इन सभी के अंदर एक चीज़ कॉमन होती है कि इनके अंदर का जो UI होता है वो किसके अंदर बनाया जाता है? HTML में बनाया जाता है। मतलब आप बैकएंड के, आपके पास 10 तरीके हैं। मतलब यदि आपको बैकएंड की प्रोग्रामिंग करनी है, ठीक है, तो बैकएंड की प्रोग्रामिंग करने के लिए आपके पास 10 ऑप्शन है कि आप बैकएंड की प्रोग्रामिंग जावा से भी कर सकते हैं, बैकएंड की प्रोग्रामिंग आप पाइथन से कर सकते हैं, बैकएंड की प्रोग्रामिंग आप PHP से कर सकते हैं, बैकएंड की प्रोग्रामिंग आप नोड इन्वायरमेंट के अंदर JS के थ्रू कर सकते हैं। लेकिन किसी भी एप्लीकेशन का जो UI होगा, यूजर इंटरफेस होगा, उसके लिए एक ही लैंग्वेज आज के डेट में है अभी तक, फ्रॉम स्टार्टिंग टू टिल नाउ, दैट इज़ कॉल्ड HTML। तो HTML को हम बोल सकते हैं हाइपर टेक्स्ट। हाइपर टेक्स्ट, H का मतलब होता है हाइपर और T का मतलब होता है टेक्स्ट और M का मतलब होता है मार्कअप और L का मतलब होता है लैंग्वेज। तो इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज। तो मतलब HTML भी आपका एक लैंग्वेज ही है। किसी भी टाइप के वेब बेस्ड एप्लीकेशंस के अंदर यदि आपको यूजर इंटरफेस बनाना है, यदि आपको UI डेवलप करना है, तो उसके लिए हमें क्या यूज़ करना पड़ेगा? HTML यूज़ करना पड़ेगा। तो लिख लो, व्हाट इज़ HTML? इट इज़ यूज टू क्रिएट यूजर इंटरफेस of any web application or website. HTML is the primary language that can be directly interpreted and executed by all web browsers। मतलब दुनिया के जितने भी वेब ब्राउजर्स हैं, मैं सिर्फ क्रोम की बात नहीं कर रहा हूँ, मोजिला फायरफॉक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, 100 से भी ज़्यादा ब्राउजर्स हैं। इन सभी ब्राउजर्स के अंदर HTML एक ऐसी लैंग्वेज है जो प्राइमरी लैंग्वेज है। मतलब सबसे मेन लैंग्वेज क्या है? HTML है। क्योंकि आप भले चाहे रिएक्ट में कोई भी एप्लीकेशन बनाओ, अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि हम फ्रंट एंड रिएक्ट में बनाते हैं, तो रिएक्ट में आप फ्रंट एंड बनाते हो, इनडायरेक्टली रिएक्ट सिर्फ एक मैनेजमेंट है जो आपके कंटेंट को क्या कर रहा है? मैनेज कर रहा है और आपको लाइब्रेरी प्रोवाइड कर रहा है। बाकी रिएक्ट के अंदर का जो आउटकम ब्राउजर पे आता है वो किसके फॉर्म में आता है? HTML के फॉर्म में ही आता है। आप एंगुलर का यूज़ करते हो, तो एंगुलर का यूज़ करना का मतलब ये नहीं है कि आपने HTML यूज़ नहीं करा। एंगुलर के अंदर भी इंटरनली HTML ही यूज़ होता है। तो कहने का मतलब ये है कि कोई सा भी वेब एप्लीकेशंस के अंदर का जो UI होगा वो हमेशा HTML में होगा। क्यों? क्योंकि ब्राउज़र सिर्फ और सिर्फ HTML को ही समझता है। इवन जो जावा स्क्रिप्ट आप यूज़ करते हो, CSS जो आप यूज़ करते हो, वो भी HTML के अंदर ही एम्बेडेड होते हैं। डायरेक्टली बिना HTML के उनका भी कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। अब जैसे कुछ लोग बोलते हैं कि रिएक्ट में तो हम सिर्फ जावा स्क्रिप्ट की फाइल बनाते हैं, तो वो अच्छे से रिएक्ट उन्होंने सीखा ही नहीं है। उनको ये नहीं पता कि जावा स्क्रिप्ट की जो फाइल आप बनाते हो वो रन टाइम में HTML के साथ ही क्या होता है? एम्बेडेड होता है। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट को डायरेक्टली आप एग्जीक्यूट कर ही नहीं सकते ब्राउजर पे। जावा स्क्रिप्ट को आपको HTML से लिंक करके ही आपको एग्जीक्यूट करना पड़ेगा। अदरवाइज डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल हम बोलते हैं। तो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब क्या होता है? डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल का मतलब यही होता है कि HTML के अंदर के डॉक्यूमेंट से जावा स्क्रिप्ट को क्या करना? मैनेज करना। क्योंकि जावा स्क्रिप्ट खुद किससे मैनेज हो रहा है? HTML से मैनेज हो रहा है। ठीक है।
तो अभी हम डिस्कस करें HTML की बात, ठीक है। अपन फिर बाद में लेटर ऑन वी विल डिस्कस अबाउट जावा स्क्रिप्ट, ठीक है। वी ऑल्सो डिस्कस अबाउट ऑन CSS टॉपिक्स, ठीक है। ये सभी HTML से एसोसिएटेड हैं। तो अभी अपन प्योर HTML की बात करते हैं, ठीक है। तो HTML एक तरह से देखा जाए इसको अपन इस तरीके से भी डिफाइन कर सकते हैं कि इट इज क्लाइंट साइड, क्लाइंट साइड मतलब ब्राउजर साइड, क्लाइंट साइड टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज that will execute under browser's इंटरप्रेटर, जो ब्राउजर्स के इंटरप्रेटर के अंडर में क्या होगा, एग्जीक्यूट होता है। तो इट इज क्लाइंट साइड टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है। किस टाइप का लैंग्वेज है, टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है। दैट विल एग्जीक्यूट अंडर ब्राउजर्स इंटरप्रेटर, जो ब्राउजर्स के अंदर एक इंटरप्रेटर लगा होता है, उस इंटरप्रेटर के अंडर में क्या होता है, एग्जीक्यूट होता है, ठीक है। अब HTML के अंदर जो HT है, इसका मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट। HT का मतलब क्या होता है, हाइपर टेक्स्ट। क्या मतलब होता है हाइपर टेक्स्ट, इट मीन्स, इसका मतलब होता है इट मीन्स टेक्स्ट विद इन अ टैग। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये होता है कि जो भी आप टेक्स्ट यूज कर रहे हो वो टैग के अंदर होगा, ठीक है। जैसे अलग अलग टाइप के क्या होते हैं, रिप्रेजेंटेशन होते हैं टेक्स्ट के, ठीक है। देयर है मल्टीपल टाइप ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ टेक्स्ट। उसमें से एक रिप्रेजेंटेशन होता है हाइपर टेक्स्ट, ठीक है। हाइपर टेक्स्ट का मतलब ये है कि जैसे मान लो आपने लिखा हेलो, तो हेलो आप ऐसा लिखते हो, मतलब हेलो को आप किसके अंदर लिख रहे हो, टैग के अंदर लिख रहे हो, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, हाइपर टेक्स्ट बोलेंगे, मतलब टेक्स्ट विद इन अ टैग, ठीक है। लेकिन अब ये HTML नहीं है, क्योंकि HTML में दूसरा भी जुड़ा हुआ है, दूसरा सिंटेक्स भी जुड़ा हुआ है, मार्कअप लैंग्वेज। मार्कअप मतलब प्रीडिफाइन टेक्स्ट को हम क्या बोलते हैं, मार्कअप बोलते हैं। मार्कअप मतलब ये मार्क कर दिया गया है, मतलब कोई भी चीज़ को जो प्रीडिफाइन होता है ना, उसको अपन क्या बोलते हैं, मार्कअप बोलते हैं। तो HTML के अंदर जो आप टैग लिखते हो वो प्रीडिफाइन टैग बेस्ड टेक्स्ट होते हैं। किस टाइप के टेक्स्ट होते हैं, प्रीडिफाइन टैग बेस्ड टेक्स्ट। जैसे HTML का जो रूट एलिमेंट होता है उसको हम क्या बोलते हैं, HTML। तो HTML खुद अपने आप में क्या है, एक टैग है। ऐसा अपन ऐसा लिखते हैं, HTML से चालू करते हैं और HTML से एंड करते हैं। तो मार्कअप मतलब होता है प्रीडिफाइंड टेक्स्ट, इसलिए HTML में आप अपना खुद का टैग नहीं बना सकते। एक और लैंग्वेज होती है XML, आपने कभी सुना होगा। XML और HTML में डिफरेंस ही यही होता है कि XML के अंदर हम अपना खुद का टैग बना सकते हैं, वो भी टेक्स्ट बेस्ड लैंग्वेज है, मतलब वो भी हाइपर टेक्स्ट ही है, लेकिन मार्कअप नहीं है। HTML क्या है, मार्कअप है। मतलब HTML के अंदर के जितने भी टैग होते हैं सब प्रीडिफाइंड होते हैं, चाहे आप पैराग्राफ की बात करें, चाहे आप हेडिंग टैग की बात करें, चाहे इमेज की बात करें, वीडियो की बात करें, ऑडियो की बात करें, इवन SVG इमेजेस की बात करें, वेक्टर इमेजेस की बात करें, सबके लिए उसने प्रीडिफाइन क्या बना के रखा है, टैग बना के रखा है। तो HTML टैग बेस्ड लैंग्वेज ही है, और इसके अंदर जो टैग है ना, उसके अंदर क्या होता है, टेक्स्ट होता है और कुछ भी नहीं होता। उस टेक्स्ट को क्या बोलते हैं, हाइपर टेक्स्ट बोलते हैं, ठीक है। और टैग के अंदर क्या होते हैं, एट्रीब्यूट। तो मतलब HTML एक ऐसी लैंग्वेज होती है जिसके अंदर सिर्फ दो चीज़ें होती है, एक टैग और दूसरा एट्रीब्यूट, ठीक है। तो आप इसमें लिख सकते हो कि HTML कंटेन्स टू कंपोनेंट, फर्स्ट HTML टैग और दूसरा HTML एट्रीब्यूट, ठीक है। जैसे HTML टैग में एक एग्जांपल देते हैं, टैग मीन्स इट इज ऑल्सो कॉल्ड HTML एलिमेंट। टैग को हम क्या बोलते हैं, HTML एलिमेंट भी बोलते हैं। इट इज यूज टू, जो एट्रीब्यूट होता है किसके लिए होता है, इट इज यूज टू डिफाइन प्रॉपर्टीज।
मतलब आपको किसी भी टाइप की कोई प्रॉपर्टी डिफाइन करनी है, जैसे आपको विड्थ डिफाइन करनी है, आपको हाइट डिफाइन करनी है, आपको कलर डिफाइन करनी है, तो उसके लिए आप क्या यूज़ करोगे? एट्रीब्यूट। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, मैंने लिख दिया यहाँ पर फ़ॉन्ट, और यहाँ पे लिख दिया मैंने कलर इक्वल टू रेड, यहाँ पे दे दिया मैंने साइज इक्वल्स टू 36, और यहाँ पे लिख दिया मैंने SCS, और यहाँ पे फ़ॉन्ट टैग क्या हो जाएगा? बंद हो गया। तो जो अपना फ़ॉन्ट कलर इक्वल्स टू रेड और साइज इक्वल्स टू 36 यदि जो भी मैंने लिखा, तो SCS क्या होगा? वो रेड कलर के अंदर 36 पिक्सल के अंदर क्या होगा? दिखेगा। तो यहाँ पर जो कलर और साइज है ये क्या है? आपका HTML के एट्रीब्यूट है, और फ़ॉन्ट आपका क्या है? HTML का क्या है? ये टैग है। आया समझ में? तो जैसे बहुत सारे लोगों को HTML के अंदर के प्रॉपर्टीज़ पता नहीं होते, तो वो हर छोटी छोटी चीज़ों के लिए क्या लगाते हैं? CSS लगाते हैं। पर CSS तो बाद में आया। ठीक है, जब HTML इनिशियली रिलीज हुआ था उस समय तो CSS था ही नहीं, फिर भी हम क्या बनाते थे? पेजेस बनाते थे। तो उस समय हम पेज कैसे बनाते थे? उस समय हम पेज बनाते थे HTML के अंदर के एट्रीब्यूट का यूज़ करके, और HTML के अंदर के जो एट्रीब्यूट आप यूज़ करते हो उसी को हम बोलते हैं HTML की प्रॉपर्टीज़। अब ये सब टैग में नहीं होते, कुछ ऐसे टैग होते हैं जिनके अंदर किसी भी टाइप का कोई एट्रीब्यूट नहीं होता है, और कुछ ऐसे टैग होते हैं जिनके अंदर एट्रीब्यूट होता है। अलग अलग टैग, कुछ टैग ऐसे होते हैं जो स्ट्रक्चर बनाने के लिए यूज़ होते हैं, कुछ टैग ऐसे होते हैं जो कंटेंट को लिखने के लिए यूज़ होते हैं, मतलब टेक्स्ट बेस्ड इम्प्लीमेंटेशन के लिए, कुछ टैग ऐसे होते हैं जो फॉर्म बनाने के लिए होते हैं, कुछ टैग ऐसे होते हैं जो एनिमेशन या स्पेशल इफेक्ट को मैनेज करने के लिए होते हैं। ठीक है, कुछ टैग ऐसे होते हैं जो कंटेनर बनाने के लिए होते हैं। तो HTML ने अलग अलग टाइप के टैग बना के रखा है, अलग अलग टाइप के रिक्वायरमेंट के हिसाब से। ठीक है, तो समझ में आ गया कि HTML कंटेन्स टू कंपोनेंट, फर्स्ट HTML टैग एंड सेकेंड इज HTML एट्रीब्यूट। अब ये जो HTML लैंग्वेज है ये भी किसी ना किसी के अंदर बना ही होगा। जैसे HTML टैग आप लिखते हो तो इसके अंदर भी कुछ ना कुछ कोड होगा ना, जैसे आप हेड लिखते हो, ठीक है, आप बॉडी लिखते हो, तो इनका जो कोड है ना ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के थ्रू ही डिफाइन किए गए हैं। ठीक है, कौन से लैंग्वेज में बने हुए हैं इनके टैग? C लैंग्वेज में बने हुए हैं। और ब्राउजर किस में बना हुआ है? मोस्ट ऑफ द केस में जितने भी ब्राउजर आप यूज़ करते हो वो सब C++ में बने रहते हैं। ठीक है, ये कि .NET में भी बने हुए हैं कुछ ब्राउजर्स हैं, तो उनके अंदर का जो इंटरनल कोड है वो C++ के अंदर है, क्योंकि HTML खुद अपने आप में क्या एक लैंग्वेज है जो C लैंग्वेज के थ्रू क्रिएट किया गया है। तो इंटरनल कोड इसका C लैंग्वेज का है। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अब इसके बाद लिखो स्ट्रक्चर ऑफ HTML, शुरुआत वाला स्ट्रक्चर। ठीक है, स्ट्रक्चर ऑफ HTML। तो देखो बेसिकली HTML दो अलग अलग फॉर्म में होता है। एक HTML 4.0, ठीक है, HTML के अलग अलग वर्जन है। देखो HTML के जो वर्जन है उसमें HTML 2.0, ठीक है, HTML 4.0, HTML 5.0, इस तरीके से आया। ठीक है, HTML की वर्जन हिस्ट्री भी आप तो इसके लिए आपको मेरी एक अथराइज ट्यूटोरियल साइट है shivaTutorials.com। ठीक है, इसमें आपको जाना है और यहाँ पे लिखना है HTML। ठीक है, दिस इज़ माय ब्लॉग, और यहाँ पर मैं अलग अलग आर्टिकल्स भी लिखता रहता हूँ। दिस इज HTML इंट्रोडक्शन। ओके, तो इसके अंदर मैंने सभी चीज़ें बताई हुई है कि हाइपर टेक्स्ट क्या होता है, कितने टाइप के इसके अंदर क्या होते हैं, टैग होते हैं। ठीक है, HTML का बिल्कुल एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन है। HTML कब बनाया गया यदि आपको जानना है तो HTML वाज डेवलप्ड इन 1989 बाय टिम बर्नर्स-ली टू डिजाइन अ वेब पेज। ओके, तो इसका जो फर्स्ट वर्जन है वो HTML 2.0, 1.0 नहीं था। इसके बाद HTML 4.0, ठीक है, तो HTML 2.0, HTML 4.0 एंड द लेटेस्ट वन इज़ HTML 5.0। अभी इसके अलावा अब कोई वर्जन नहीं आया, अभी 5.0 ही चल रहा है, मतलब 2014 से 5.0 चल रहा है, और उसी के अंदर कुछ नए नए क्या हो रहे हैं, अपडेशंस हो रहे हैं। ठीक है, तो इनिशियली HTML 2.0 जब आया था उस समय CSS नहीं था।
उस समय बिना CSS के हम डिज़ाइन करते थे। तो कैसे डिज़ाइन करते थे? HTML के अंदर के प्रॉपर्टीज़ का यूज़ करके। जैसे आज भी आपने देखा होगा कि HTML जैसे आप टेबल टैग यूज़ करते हो, तो टेबल टैग में विड्थ प्रॉपर्टी भी रहता है, हाइट प्रॉपर्टी उसकी खुद की रहती है, विड्थ प्रॉपर्टी है। आप चाहो तो स्टाइल से भी लगा देते हो। तो स्टाइल से लगाना मतलब एडिशनल एट्रीब्यूट। CSS इज़ नॉट अ पार्ट ऑफ HTML, दिस इज़ द एक्सटर्नल कंटेंट। इस कंटेंट को बाद में बनाया गया HTML के एट्रीब्यूट्स को रीडिफाइन करने के लिए। ओके, तो HTML का जो बेसिक स्ट्रक्चर है, मतलब मैं HTML 2.0 की बेसिक स्ट्रक्चर की बात करता हूँ कि शुरुआत में जब HTML बनाया गया था तो HTML को इस तरीके से मैनेज किया गया था कि HTML का पहले रूट एलिमेंट है, और ये रूट एलिमेंट क्यों बोलते हैं? क्योंकि जितने भी एलिमेंट्स होंगे, मतलब इसको ट्री की तरह समझो कि ये एक आपका क्या हो गया, रूट हो गया, ठीक है। इसके बाद फिर क्या था, HTML के अंदर दो पार्ट थे, एक था आपका हेड और दूसरा पार्ट क्या था, बॉडी, ठीक है। फिर हेड के अंदर भी अलग अलग टैग हो गए, जैसे हेड में क्या हो गया, टाइटल हो गया, फिर हेड में क्या हो गया, मेटा हो गया, जो SEO वाले ज़्यादातर यूज़ करते हैं, ठीक है। हेड में क्या हो गया, फेविकॉन करके पर्टिकुलर आपका टैग हो गया। इसके अलावा SEO के बहुत सारे टैग हेड के अंदर होते हैं। स्टाइल भी किसके अंदर होता है, हेड के अंदर होता है। स्क्रिप्ट भी किसके अंदर होता है, हेड के अंदर होता है, ठीक है। तो इनको अपन हेड के अंदर लिंक करके जो टैग है उसको भी अपन किसके अंदर लिखते हैं, हेड के अंदर लिखते हैं। कोई भी आपको लाइब्रेरी लिंक करना है वो भी कहाँ करते हैं अपन, हेड के अंदर करते हैं। तो हेड मतलब होता है प्राइमरी सेक्शन, और दूसरा आपका है बॉडी। बॉडी मतलब होता है विजुअलाइजेशन, मतलब जो भी आपको पेज में दिखाना है उसको अपन कहाँ लिखते हैं, बॉडी में लिखते हैं। मतलब बॉडी मतलब हो गया एक तरह से देखा जाए तो कंटेंट एरिया, मतलब HTML के अंदर के पेज के कंटेंट में आपको जो दिखाना है उसको कहाँ लिखना है, आपको बॉडी में। और इन एक्सटर्नल चीज़ें जैसे मान लो लिंक है या कुछ अटैच करना है, कुछ इंटीग्रेट करना है, SEO से रिलेटेड चीज़ें हैं, ठीक है, या कोई गूगल एनालिटिक्स का कोड यदि आपको अटैच करना है तो वो मोस्ट ऑफ द केस में कहाँ पे करते हैं, हेड, ठीक है। तो हेड मतलब होता है नॉन विजुअल सेक्शन, ये ऐसा सेक्शन होता है जो दिखता नहीं है पेज के अंदर। और ये क्या है, जो बॉडी होता है वो क्या होता है, कंटेंट सेक्शन होता है, ठीक है। तो दिस इज कॉल्ड नॉन विजुअल सेक्शन, ठीक है। और ये क्या होता है, कंटेंट सेक्शन होता है, कौन सा, बॉडी। और ये भी पूरा किसके फॉर्म में होते हैं, सब टैग के फॉर्म में ही होते हैं। तो इसलिए बोलते हैं कि HTML का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो ट्री स्ट्रक्चर होता है। कौन सा स्ट्रक्चर होता है, ट्री स्ट्रक्चर। तो इसका नॉर्मल इम्प्लीमेंटेशन यहाँ पे हेड, जितने भी टैग है अपन हेड में लिखते हैं, और फिर क्या रहता है यहाँ पे बॉडी, और बाकी चीज़ों को अपन ऐसे बॉडी में लिखते हैं। और फिर ये बॉडी के अंदर जो भी कंटेंट देना है, हेड के अंदर जो मैंने आपको बताया कि हेड के अंदर सबसे पहले इसका ऑर्डर भी रहता है कि हेड में सबसे पहले आपको मेटा लिखना रहता है, फिर मेटा के बाद क्या लिखना रहता है, आपका टाइटल लिखना रहता है, फिर टाइटल के बाद फिर क्या लिखना रहता है, आपको स्क्रिप्ट स्टाइलिंग लिखना रहेगा, फिर सबसे लास्ट में क्या लिखना रहता है, स्क्रिप्ट। और स्क्रिप्ट भी दो टाइप के होते हैं, यदि आपको बहुत ज़्यादा स्क्रिप्ट है तो फिर उसको आपको फूटर में लिखना रहता है, क्योंकि स्क्रिप्ट यदि आपने बहुत सारा हेड में लिख दिया तो पेज बैलेंसिंग नहीं होगा। तो एक कॉन्सेप्ट क्या होता है, पेज बैलेंसिंग का होता है, ठीक है। तो पहले क्या था, जब शुरू में HTML आया था कि HTML पहले वैलिडेटेड नहीं था। क्या था, विदाउट वैलिडेशन, मतलब HTML में कोई वैलिडेटर था ही नहीं पहले, आप जैसा लिखना है लिखो, क्योंकि शुरू में आया था। बाद में जब HTML 4.0 लॉन्च हुआ तो उसने क्या करा, XML वैलिडेशन ऐड कर दिया HTML में, कि HTML के अंदर का जो पर्टिकुलर जो भी टैग आप यूज़ करते हो वो XML वैलिडेटर क्या करेगा, उसको वैलिडेट करेगा। यदि कोई भी मिस्टेक होगा तो वो वैलिडेटर क्या करेगा, उसको एरर दे देगा, ठीक है। तो हालांकि वो ब्राउजर में बाय डिफ़ॉल्ट वो चीज़ क्या रहती है, डिसेबल रहती है, इसलिए आपको पता नहीं चलता है। इसके लिए आपको एक्सटर्नल एडिटर्स यूज़ करने पड़ते हैं, किसके लिए, HTML को वैलिडेट करने के लिए, ठीक है। तो उसको जो HTML 4.0 आया था ना, उसको हम क्या बोलते थे, XHTML बोलते थे। क्या बोलते थे, XHTML। देखना उसमें XML के टैग भी एडेड थे। और HTML 5.0 ये तो पूरी तरह से क्या हो गया, इसमें उसने पेज बोला ही नहीं, इसको अब HTML को पेज ही नहीं बोलता 5.0, क्या बोलता है, उसको डॉक्यूमेंट्स बोलता है। उसने डॉक टाइप कंपलसरी कर दिया कि HTML क्या है, आपका एक डॉक्यूमेंट्स है, और डॉक्यूमेंट्स क्या होगा, ये भी वैलिडेट होता है, ठीक है। HTML को यदि आपको वैलिडेट करना है तो बहुत सारे ऑनलाइन वैलिडेटर आपको मिलेंगे, ठीक है। अब जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि HTML में तो कोई कंपाइलर ही नहीं होता, HTML में तो हम कोई भी मिस्टेक करते हैं वो कुछ भी। तो HTML सबसे डेंजरस लैंग्वेज है, इसमें सबसे बड़ा मतलब सबसे ज़्यादा समस्या क्या है कि HTML के अंदर जो चेकिंग होती है ना वो रन टाइम में होती है।
और HTML को चेक कौन करता है? HTML को खुद गूगल का सर्च इंजन से गूगल खुद चेक करता है। जितने भी टूल होते हैं ना सर्च इंजन वाले टूल, वो सब HTML को चेक करते हैं कि आपका पेज जो आ रहा है वो स्ट्रक्चर्ड है कि नहीं है, आपके पेज में सिमेंटिक टैग यूज़ किए गए हैं कि नहीं करे हैं, सभी टैग प्रॉपर क्लोज हुए हैं कि नहीं हुए हैं, रिपीटेड तो नहीं है, हेडिंग टैग रिपीट तो नहीं हो रहा है। अब इससे बड़ा डेंजरस चीज़ क्या हो सकती है कि आपका प्रोडक्शन के बाद चीज़ें क्या हो रही है, चेक हो रही है। बाकी लैंग्वेज में तो क्या है कि डेवलपमेंट से पहले चेक हो जाता है, तो हम जितने भी प्रॉब्लम है हम सॉल्व कर सकते हैं। पर HTML सबसे डेंजरस लैंग्वेज मैं इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ये प्रोडक्शन के बाद चेक होता है। और यदि आपको चेक करना है कि आपका परफेक्ट HTML है कि नहीं है, तो उसके लिए क्या होता है, एक संस्था भी है जिसका नाम है W3C। ये बहुत कम लोगों को इसके बारे में पता होता है, फ्रेशर को तो बिल्कुल पता नहीं होता, पर मैं फिर भी बता देता हूँ कि आप इसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करिए कि ये है क्या। वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम है ये, और ये किसके लिए होता है? स्टैंडर्ड एंड गाइडलाइंस के लिए होता है, टू हेल्प everyone build a web based on the principle of accessibility, internationalization, privacy and security। ठीक है, इस मतलब ये आपको एक पूरा रूल्स देता है कि आपको अपने वेब एप्लीकेशंस को कैसे डेवलप करना है। यदि आपको चेक करना है, ठीक है, आपको मार्कअप वैलिडेशन सर्विस का यूज़ भी कर सकते हो, और यहाँ पर आपको चेक कर सकते हो कि आपकी जो वेबसाइट है वो HTML स्टैंडर्ड को फॉलो कर रही है कि नहीं कर रही है। ठीक है, आप यहाँ पे कोई भी वेबसाइट दो, जैसे Amazon.in दे दिया मैंने, देखो अमेजन में बहुत सारे बग हैं, खासतौर से HTML देखो ये कितने छोटी छोटी गलतियाँ करा है इसने। फ्रॉम लाइन टू कॉलम 64, ठीक है, इसमें क्या गलती करा है इसने, देखो यहाँ पे सिंपल इसने मेटा कैश एट इक्वल्स टू UTF-8, ठीक है, यहाँ पर कुछ मिस्टेक होगी, ठीक है, इस लाइन में इसने बंद नहीं करा होगा, शायद हो सकता है। फ्रॉम लाइन 6 कॉलम 1 टू लाइन 6 यहाँ पर लिख दिया स्क्रिप्ट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट, ठीक है, यहाँ पर इसने कुछ पुराना वाला जो लाइन है ना उसको उसने क्लोज नहीं करा, या कमेंट को उसने प्रॉपर मैनेज नहीं करा। तो ये छोटी छोटी चीज़ें क्या है, ये कौन चेक करता है? W3C। यदि इस टाइप की यदि प्रॉब्लम हुई तो आपका वेबसाइट रैंक ही नहीं करे गूगल में, गूगल उसको क्या घोषित कर देगा, अनस्ट्रक्चर्ड वेबसाइट है। ठीक है, इसलिए देखना कि लोग वर्डप्रेस में वेबसाइट क्यों बनाते हैं, क्योंकि वर्डप्रेस आपको बोलता ही नहीं है HTML बनाने को। वर्डप्रेस बोलता है कि तुमसे नहीं हो पाएगा भाई, मैं HTML खुद बना लूँगा, तुम तो कंटेंट लिखो बस। ठीक है, तो इसलिए क्या होता है, जैसे आप कोई बाय स्क्रैच कोई यदि डेवलपर बनाता है, जैसे PHP कोर में किसी ने एप्लीकेशन बनाया या रिएक्ट में कोई एप्लीकेशन बनाया, तो हो सकता है वो मिस्टेक कर सकता है। ठीक है, तो इसलिए HTML का जो स्टैंडर्ड है वो सभी को क्या होना चाहिए, पता होना चाहिए। तो HTML जो आपका इनिशियल वर्जन जो आया था आपका HTML 2.0, इसमें कुछ भी नहीं है, और HTML 3.0 नहीं है, देखो इसमें भी है। कुछ लोग HTML 2.0, 3.0, 4. नहीं, 3.0 है ही नहीं है, 2 के बाद 4 आया, 4 के बाद 5 आया। ठीक है, ये चीज़ें भी है। ठीक है, तो HTML 3.0 का स्ट्रक्चर क्या है, ये पूरा HTML का एक पेज था, बाद में HTML को क्या बना दिया गया, डॉक्यूमेंट्स बना दिया गया। 4.0 में HTML का वैलिडेटर बनाया गया, XHTML, जो HTML के अंदर के टैग को वैलिडेट भी करता है, और इसमें कुछ वार्निंग भी आता है। जो आप स्टैंडर्ड एडिटर यूज़ करोगे ना, और यदि आपने कोई टैग बंद नहीं करा तो HTML वैलिडेटर आपको एरर देता है। स्टैंडर्ड एडिटर आपको यूज़ करना पड़ेगा। अब आप नोटपैड में कोडिंग करोगे तो थोड़ी नहीं देगा, इवन आप ब्राउजर के अंदर भी जा करके देखोगे, उसमें एरर करके एक सेक्शन होता है, जहाँ वहाँ पर आप क्लिक करोगे तो HTML में यदि कोई एरर होता है तो अपने आप बता देता है कि यहाँ पर एरर है, आप इस एरर को सॉल्व कर लीजिए। पर लोग देखते नहीं, उनको लगता है कि बस चल गया मतलब चल गया, खुश हो जाते हैं। क्योंकि HTML में दो चीज़ है, HTML के अंदर ऐसा है कि यदि मान लो आपने कोई भी यदि मिस्टेक करा है तो वो उसको नॉर्मल टेक्स्ट की तरह ट्रीट करता है, और उसमें किसी भी टाइप का कोई एरर नहीं देता, लेकिन बाद में उसको अनस्ट्रक्चर्ड डिक्लेयर कर दिया जाता है। ठीक है, इसलिए HTML में बहुत ही अच्छे से आपको चीज़ों को मैनेज करना है। ओके, तो मेरे ख्याल से ये स्ट्रक्चर तो आपको पता होगा, HTML हेड, बॉडी और HTML क्लोज। ठीक है, इसको आप अपने शरीर के से भी समझ सकते हो कि ये स्केल्टन है एक। ठीक है, नॉर्मल स्ट्रक्चर के आपको एक स्केल्टन दे रहा है कि ये HTML का हेड पार्ट है और ये HTML का बॉडी पार्ट है। ये पार्ट जो रहता है ना, ये कभी दिखता नहीं है। ठीक है, जैसे आपको बस टाइटल दिखेगा आपको, वो भी एड्रेस बार पे। ठीक है, तो पहले मैं आपको HTML 2.0 का एक छोटा सा डॉक्यूमेंट बनाता हूँ। इसके लिए मैं कोई भी एडिटर यूज़ नहीं करता, आई एम सिंपली यूजिंग नोटपैड। देखो ये HTML मैंने यहाँ पे बंद कर दिया। ठीक है, यहाँ पर मैं बस एक ही टैग लिख रहा हूँ। अभी मैं टाइटल टैग यूज़ कर रहा हूँ। कौन सा टैग? अब ये HTML 2.0 क्यों है? क्योंकि मैंने इसमें किसी भी टाइप का कोई डॉक टाइप यूज़
नहीं करा। ठीक है, यदि मैं यहाँ पर लगा दूंगा डॉक टाइप तो HTML 5.0 बन जाएगा। मैं यहाँ पे लिख दूंगा डॉक टाइप और उसमें लिख दूंगा XHTML तो HTML 4.0 बन जाएगा। और यहाँ पर सिंपल मैंने एक टैग यूज़ किया हेडिंग। विदाउट डॉक टाइप इसमें किसी भी टाइप का कोई डॉक टाइप का रिप्रेजेंटेशन नहीं है। अब इसको मैं कहीं भी सेव कर सकता हूँ, जैसे मैंने डेस्कटॉप में गया, यहाँ पे एक फोल्डर बना दिया, इसका नाम दे दिया मैंने HTML प्रैक्टिस। क्या नाम दे दिया? HTML प्रैक्टिस 1। इसका नाम दे दिया मैंने demo1.html और यहाँ पे मैंने सेव कर दिया ऑल फाइल्स। ठीक है, अब देखो HTML क्या होता है, इसके लिए अलग से कोई कंपाइलर की ज़रूरत नहीं होती। HTML मैंने बोला ना कि ब्राउज़र के अंदर पहले से HTML का इंजन है, आपको सिर्फ ब्राउज़र तक इस पेज को भेजना है। तो आप डबल क्लिक करोगे तो अपने आप ब्राउज़र में जाएगा और ब्राउज़र क्या करेगा, इसको ओपन कर देगा। ठीक है, ये देखो वेलकम इन HTML 2.0 विदाउट डॉक टाइप रिप्रेजेंटेशन। अब इसको देखो, इसको यदि देखना है व्यू पेज सोर्स करो आप। ये व्यू पेज सोर्स में क्या है, जो भी मैंने कंटेंट लिखा है वो पूरा आ गया। आप इसके अंदर जाओ, इसमें ब्राउज़र के अंदर एक इंस्पेक्ट करके होता है। क्या होता है? इंस्पेक्ट में जाओगे तो यहाँ पे देखो HTML का पूरा एलिमेंट्स आ गया, यहाँ पे HTML आ गया और यहाँ पर इसमें इश्यूज यदि आपको देखना है, ठीक है, इसमें किसी भी टाइप का कोई दिख रहा है, यहाँ पे HTML एलिमेंट मस्ट हैव ए लैंग एट्रीब्यूट। ये बता रहा है, एक सजेशन दे रहा है कि इसमें लैंग एट्रीब्यूट भी होना जरूरी है, क्योंकि बाद में यदि आपका मान लो फॉर एग्जांपल इसके अंदर जो कंटेंट है, अब इसमें बोल रहा है कि मेटा एलिमेंट, क्योंकि ये HTML 5.0 के स्टैंडर्ड में ब्राउज़र मॉडर्न है, आपने HTML लिख दिया पुराना वाला। अब इसमें कोई भी टाइप का व्यू पोर्ट नहीं है, देखो ये सब इश्यू बता रहा है। पेज लेआउट में भी अनएक्सपेक्टेड डी टू क्विर्क्स मोड, मतलब ये भी वार्निंग एरर। देखो ये एरर बता रहा है कि एक एरर है आपके वेबसाइट में, व्यू पोर्ट वाला एरर है आपका, ये मेजर एरर है। तो ऐसा नहीं है कि HTML में एरर नहीं आता, वार्निंग नहीं आता, सब आता है, उसको आपको इंस्पेक्ट करके देखना पड़ता है। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे अलग अलग कंसोल में, जैसे ये जावा स्क्रिप्ट के लिए जनरली होता है कि यदि आपको कोई स्क्रिप्ट को डिबग करना है तो वो कर सकते हो आप। रिस्पॉन्सिव चेक करना है, आप मोबाइल में कैसा दिखेगा, यहाँ से आप टॉगल दबा करके आप क्या कर सकते हो, चेक कर सकते हो। आजकल ये सब टूल्स क्या है, अवेलेबल हो चुके हैं। ठीक है, अब इसमें परफॉर्मेंस का इतना है नहीं, लेकिन बाकी देखना है तो आप देख सकते हो। ठीक है, मेमोरी कितना यूज़ कर रहा है आजकल, एक चीज़ें, मतलब एवरीथिंग विल बी मैनेज। ठीक है, तो ये HTML 2.0 का मैंने एक छोटा सा एक कोड लिखा और उस कोड को मैंने ब्राउज़र में जाकर के क्या करा, एग्जीक्यूट करा। करेक्ट। अब मान लो मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, जो आपको पेज अभी दिख रहा था। अब एक डाउट और रहता है कुछ लोगों को, मुझे इस पेज को बाय डिफ़ॉल्ट ये किस में चला गया, मेरे पास किस में चला गया, ये माइक्रोसॉफ्ट के ब्राउज़र में चला गया। अब मुझे क्रोम में खोलना है, तो कैसे खोलूँगा? यहाँ पे राइट क्लिक करके ओपन विथ करके आपके पास जिस ब्राउज़र में खोलना है उसमें खोल सकते हो। जैसे क्रोम में खोलना, देखो ये क्रोम में खुल गया, तो खुल सब जाएगा, मतलब बैकवर्ड कंपेटिबिलिटी सब में है। पर यदि आप इसको इंस्पेक्ट करोगे क्रोम में जाकर के, देखो यहाँ पे इंस्पेक्ट जैसे करोगे तो यहाँ पर ऑटोमेटिकली क्या आएगा, इसके पास सभी के पास थोड़े थोड़े ऑप्शंस क्या रहते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस रहते हैं। ठीक है, इसमें आप जाओगे, ये एलिमेंट्स हो गया, ये इसका कंसोल, सोर्स, ठीक है, नेटवर्क, परफॉर्मेंस, मेमोरी, ये सभी चीज़ें इसके अंदर है। ठीक है, अब इसके अंदर कोई मेजर इश्यूज यदि नहीं है तो ये इसमें नहीं देता है, सभी क्या अलग अलग, जैसे वो इश्यूज़ बता रहा था, इसमें इश्यूज़ टैग यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो हर ब्राउज़र के अंदर कुछ प्रॉपर्टीज़, अब उसमें वैलिडेटर लगा हुआ है माइक्रोसॉफ्ट वाले में, इसमें वैलिडेटर नहीं लगा हुआ। इतना क्लियर हुआ। अब मुझे इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है, कैसे करेंगे बताओ? पेज का बैकग्राउंड कलर वही सर, एक प्रॉपर्टी आती है बैकग्राउंड कलर। मुझे CSS यूज़ नहीं करना है, अभी हम सिर्फ HTML पढ़ रहे हैं। वही मैं बता रहा हूँ कि आज के डेट में जो यूथ है ना, वो यूट्यूब से जो पढ़ते हैं मोस्ट ऑफ द केस में, उनको क्या है, डे फर्स्ट से क्या मिल जाता है, CSS मिल जाता है। तो उनको यही पता नहीं चलता है कि HTML के पास भी अपने खुद के एट्रीब्यूट होते हैं। मैं अभी प्योर HTML 2.0 की बात कर रहा हूँ, मैं अभी HTML 4.0 की बात भी नहीं कर रहा हूँ, या कि मैं HTML में अभी मैं CSS यूज़ नहीं कर रहा हूँ। अब देखो यहाँ पर मैं एक प्रॉपर्टी होती है बॉडी के अंदर, BG कलर। कौन सी प्रॉपर्टी होती है? BG कलर। BG कलर से क्या होगा, बैकग्राउंड कलर क्या हो जाएगा, चेंज हो जाएगा। अब मुझे बैकग्राउंड कलर कौन सा करना है, मैंने कर दिया ब्लू कलर का। कौन से कलर का बैकग्राउंड कलर कर दिया? ब्लू कलर का। अब जैसे मैंने यहाँ पे ब्लू कलर का बैकग्राउंड कलर करा
और मैंने इसको रिफ्रेश करा, देखो मेरा पूरा बैकग्राउंड कलर क्या हो गया, ब्लू हो गया। अब मैं चाहता हूँ ये जो कंटेंट है ना इसका कलर मुझे वाइट करना है, तो क्या करेंगे, H1 टैग के अंदर लगा देंगे बीजी कलर। नहीं, बीजी कलर बैकग्राउंड कलर के लिए होता है। अच्छा हाँ, ये एट्रीब्यूट अलग अलग है। H1 में कोई ऐसा एट्रीब्यूट होता ही नहीं है। H1 में यदि आपको कलर चेंज करना फिर स्टाइल करना पड़ेगा। अब मुझे स्टाइल नहीं लगाना है, तो मैंने अभी एक टैग बताया था ना आपको, फ़ॉन्ट टैग। तो H1 के अंदर फ़ॉन्ट टैग लगा दो, और फ़ॉन्ट टैग के अंदर एक प्रॉपर्टी होती है वाइट, मतलब कलर, और कलर ही मतलब डायरेक्टली आप यूज़ नहीं कर सकते पर इनडायरेक्टली आप यूज़ कर सकते हो, फ़ॉन्ट कलर इक्वल्स टू वाइट। आगे समझ में। तो इस तरीके से हम इसका क्या कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, तो मतलब आपको ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी। और इसमें सबसे खास बात यह है कि इसको मैंने सेव कैसे किया है, .html। तो देखो मैं, यदि आप यहाँ पर डायरेक्टली जा करके इसको इस तरीके से सेव करना, demo1.html, यहाँ पे .html, नीचे ऑल फाइल सेलेक्ट करना, हमेशा क्या करना, ऑल फाइल सेलेक्ट करना। क्योंकि यदि आप demo1.html लिख दिया और यहाँ पे टेक्स्ट सेलेक्ट किया तो वो क्या लिख देगा, demo1.html.text, जबकि हमें टेक्स्ट नहीं लिखना है, हमें क्या लिखना है, demo1.html ही बनाना है अपने को। ठीक है, इसलिए ये गलती नहीं करना है। और कभी भी आपको देखो, आप टाइटल कहीं दिख रहा है आपको कहीं पे, जब आप रन करते हो टाइटल कहीं पे दिख रहा है? ये देखो, ध्यान से देखो, ये है टाइटल। तो जो टाइटल वाला सेक्शन है ना बिल्कुल टॉप में दिखता है। मैंने वही समझाया था आपको कि HTML में 2 पार्ट होते हैं, एक पहला होता है हेड और दूसरा होता है बॉडी। जैसे आप ऑन पेज SEO करते हो, तो ऑन पेज SEO में आप गूगल एनालिटिक्स का कोड लगाते हो, तो कहाँ लगाते हो, हेड में लगाते हो। क्यों? क्योंकि पहले आपका HTML का पेज जब आप रेंडर करते हो तो पहले क्या चलता है, हेड चलता है, फिर क्या चलता है, बॉडी चलता है। तो हेड में क्या क्या लिखते हैं अपन, जैसे टाइटल हो गया, मेटा हो गया, ठीक है, स्क्रिप्ट हो गया, स्टाइल हो गया, ये सभी चीज़ें कहाँ लिखते हैं अपन, हेड में लिखते हैं। और बाकी के जो कंटेंट होते हैं उनको कहाँ लिखते हैं, बॉडी में लिखते हैं। तो इस तरीके से हम पूरा इम्प्लीमेंटेशन करते हैं। इतना क्लैरिफाई हो गया? ठीक है। अब जैसे मुझे H1 से लेकर के H6 तक के जो टैग, देखो टैग लगभग कॉमन है। जैसे मतलब HTML 4.0 में टैग अलग नहीं है, नए टैग हैं। HTML 5.0 में HTML 2.0 और HTML 4.0 के सभी टैग को सपोर्ट करता है और कुछ नए टैग भी देता है। तो जो नए नए वर्जन्स आते हैं उनमें से क्या, नया वर्जन में क्या होगा कि उसने डॉक्यूमेंट्स में कर दिया, क्योंकि आपको पता है कि डॉक्यूमेंट और पेज में डिफरेंस होता है। ठीक है, डॉक्यूमेंट्स का मतलब ये होता है कि एक स्टैंडर्ड होता है ना, इसका डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट ये, तो डॉक्यूमेंट का फॉर्मेट फिक्स होता है, डॉक्यूमेंट के अंदर स्टैंडर्डाइजेशन होता है, डॉक्यूमेंट्स के अंदर आपको एक वैलिडेशन रूल्स इंप्लीमेंट होते हैं, तो उससे डॉक्यूमेंट्स आपका एक ज़्यादा स्टैंडर्डाइजेशन को फॉलो करता है। इसलिए अपन HTML 5.0 यूज़ करते हैं, क्योंकि HTML 5.0 आज के वेब ब्राउजर्स के अंदर ज़्यादा कॉम्पैटिबल है। लेकिन जब भी आप कोई लैंग्वेज पढ़ोगे तो आपको उसके बेस से चीज़ें पता होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि आपको बस ऊपर का पता हो गया, बेस ही पता नहीं है। तो पहले आपको बेस पता होना चाहिए कि HTML किस तरीके से चालू हुआ, कहाँ से HTML की जर्नी स्टार्ट हुई। ठीक है, ये समझ में आ गया। अब जैसे मुझे एक लाइन खींचना है, मैं चाहता हूँ कि ये मैंने लिख दिया, अब मुझे लाइन खींच के लिखना है। तो लाइन खींचने के लिए क्या होता है, हॉरिजेंटल रो, HR क्या है, HTML का एक टैग होता है जिस टैग का नाम है हॉरिजेंटल रो। इससे क्या खींचेगा, देखो लाइन। अब कुछ नहीं करना है आपको, बार बार शीट नहीं खोलनी है, आप सिंपल जाइए और यहाँ पे बस क्लिक कर दीजिए, ये देखो लाइन खुल गया, खुल गया लाइन। दैट इज़ कॉल्ड HR। ठीक है, HR टैग मतलब अभी मैंने कौन कौन से टैग आपको बताया, HTML के टैग के बारे में लिख लो। HTML कौन कौन से टैग, HTML टैग ही पढ़ना है पूरे HTML में। तो देखो ये हेड, सबसे पहले HTML टैग, फर्स्ट टैग कौन सा है, HTML टैग। ठीक है, ये इसको ऐसा लिख लो, ये ओपन भी होता है, क्लोज, ये जो लाइन खींचता हूँ ना इसका मतलब क्लोज होता है। इट इज़, 2 टाइप के टैग होते हैं, मल्टी लाइन और सिंगल लाइन। इट इज मल्टी लाइन रूट एलिमेंट of HTML. It contains all HTML चाइल्ड एलिमेंट्स। ये रूट है, पेरेंट है ये।
जितने भी अदर एलिमेंट्स होते हैं ना सब चाइल्ड एलिमेंट्स होते हैं, और इन सबको क्या करता है ये कंटेन करता है। ठीक है। दूसरा क्या होता है हेड। हेड भी अपने आप में क्या है, ये भी HTML का क्या है, एक एलिमेंट है या टैग है। इट इज फर्स्ट चाइल्ड of HTML that contains title, meta, स्टाइल एंड स्क्रिप्ट। वैसे तो बहुत सारी चीज़ें रहती है, पर मेन चीज़ें क्या रहती है, टाइटल, मेटा, स्टाइल एंड स्क्रिप्ट। ये कौन करता है, आपका हेड। फिर तीसरा टैग कौन सा होता है, बॉडी। बॉडी इट प्रोवाइड लिखना, इट प्रोवाइड कंटेंट एरिया टू डिजाइन पेज लेआउट and write content using various content type such as images, video, audio एक्सेट्रा। ठीक है, मतलब जिसके अंदर कंटेंट टाइप सच एज इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट। इसमें सबसे मेन तो पहले लिखना टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियो, ऑडियो, फॉर्म्स एक्सेट्रा। तो मतलब आपको पूरा जो कंटेंट लिखना है वो हमेशा कहाँ लिखना है, बॉडी में लिखना है, हेड में नहीं लिखना है। कि आप हेड में H1 लिख दोगे, वो गलती नहीं बोलेगा। हेड में H1 लिख दोगे तो वो मिस्टेक नहीं बताएगा, पर वो गलत है, क्योंकि हेड इसके लिए नहीं बनाया। हेड किसके लिए बनाया गया है, सिर्फ आपको पेज के अंदर यदि कोई भी चीज़ को अटैच करना है, टाइटल दिखाना है, आपको कुछ SEO की चीज़ों को मैनेज करना है, व्यू पोर्ट बताना है। जैसे रिस्पॉन्स, व्यू पोर्ट क्या बताता है, आपको पूरा पेज साइज बताता है। कंटेंट्स, जैसे आपने मोबाइल में खोला तो मोबाइल का अपना व्यू पोर्ट क्या है, अलग रहेगा। यदि आपने डेस्कटॉप में खोला तो व्यू पोर्ट क्या रहेगा। तो व्यू पोर्ट्स ये पता कर लेता है कि आपका जो टारगेट डिवाइस क्या है, और अपने को टारगेट डिवाइस पता चल जाता है तो हम उसका स्क्रीन निकाल लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग हम उसको रिस्पॉन्सिव मैनेज कर लेते हैं। कौन से लैंग्वेज को आपको रेंडर कराना है, ठीक है। तो मेटा के अंदर जितने भी पेज बेस्ड जो सेटिंग्स होते हैं वो भी आप मेटा के थ्रू मैनेज कर सकते हैं। तो मेटा इज़ नॉट ओनली फॉर SEO, मेटा इज़ फॉर SEO एज वेल एज पेज बेस्ड सेटिंग्स। उसके लिए भी हम इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो समझ में आया। तो अपना मतलब बहुत ज़्यादा आपको डिटेल में पढ़ना है कि HTML में क्या है, बॉडी में क्या है। बॉडी के अंदर जो टैग है वही पढ़ना है आपको। जैसे बॉडी के अंदर क्या है, सबसे पहले अपन किसकी बात करते हैं, हेडिंग टैग। क्योंकि सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, हेडिंग टैग। नाम से क्लियर है, हेडिंग टैग। हेडिंग टैग क्या होता है, H1 से लेकर के H6 तक होता है। H1 मतलब सबसे बड़ी हेडिंग, फिर इसके बाद H2, फिर H3, फिर H4, फिर H5। सबसे छोटा हेडिंग क्या होता है, H6। ठीक है, तो हेडिंग टैग H1 से लेकर के H6 तक। इसके बाद आता है पैराग्राफ टैग। कौन सा टैग होता है, पैराग्राफ। पैराग्राफ भी बहुत यूज होता है, कंटेंट राइट करना। ठीक है, इट इज यूज टू राइट मल्टी लाइन टेक्स्ट, मल्टी लाइन टेक्स्ट। It will start from P tag and end with, मतलब ये स्टार्ट भी पैराग्राफ P टैग से होगा और एंड भी किससे होगा, P से होगा। तो इसका मेन काम क्या होता है, मल्टी लाइन टेक्स्ट को लिखना। यदि आपको मल्टी लाइन टेक्स्ट लिखना है तो हमेशा आपको पैराग्राफ टैग का यूज़
करना पड़ेगा। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पैराग्राफ में लिख दिया, ठीक है, यहाँ पे लिख दिया मैंने शिवा कॉन्सेप्ट सोल्यूशन इज़ IT ट्रेनिंग सेंटर ऑफ इंदौर, वी प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, ये हो गया। अब इसमें मैं एक हेडिंग भी दूंगा। अब H1 एक ही यूज़ करना चाहिए। ऐसा SEO गाइडलाइन होता है कि हेडिंग टैग कभी भी मल्टीपल नहीं होना चाहिए, आपको तो पता होगा ये। ठीक है, दिस इज SEO गाइडलाइन। तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अबाउट शिवा कॉन्सेप्ट सोल्यूशन। ठीक है, ऐसा कंटेंट। तो इसमें क्या लिखूंगा मैं, H2 लिख दूंगा। जैसे सेकेंड सब हेडिंग मुझे क्या देना है, अबाउट शिवा कॉन्सेप्ट सोल्यूशन देना है, तो मैं उसका यूज़ कर सकता हूँ। अबाउट शिवा कॉन्सेप्ट सोल्यूशन जो IT ट्रेनिंग सेंटर ऑफ इंदौर, वी प्रोवाइड ट्रेनिंग ऑन लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज। ठीक है, तो इसके लिए हम इसका यूज़ करेंगे। ठीक है, इतना समझ में आ गया होगा मेरे ख्याल से। इसके बाद मैं यहाँ पे कर दूंगा फिर एक पैराग्राफ, फॉर मोर इंफॉर्मेशन विजिट। ठीक है, यहाँ पे दे दिया मैंने AH रेफरेंस, ये भी बहुत काम का टैग है, क्या बोलते हैं इसको, लिंक वाला। हाँ। यहाँ पे लिख दिया मैंने विजिट साइट, इसको लिंक बोलते हैं, हाइपर लिंक, https://shiva concept solution.com। ओके, इस तरीके से मैंने इसको लिंक दे दिया। अब देखो इसमें ब्लू कलर में, ये इस कलर में ये दिख ही नहीं रहा है ब्लू कलर के अंदर, तो क्या करोगे, फिर वही फ़ॉन्ट टैग आप यूज़ करेंगे। ठीक है, तो अभी तो अपन कलर ही चेंज कर लेते हैं, बाकी फ़ॉन्ट आपको बार बार लगा करना पड़ेगा, इसलिए CSS आया, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिपीटेटिव टास्क था। जैसे मैंने ये कलर कर दिया, देखो अब ये कलर थोड़ा दिख रहा है। अब जैसे मैं यहाँ पे विजिट साइट करूँगा तो ये खुल गया, शिवा कॉन्सेप्ट सोल्यूशन की वेबसाइट खुल गई। ठीक है, तो इसमें मैंने क्या यूज़ किया, पैराग्राफ। अब नेक्स्ट टैग क्या है लिख लेना, हाइपर लिंक या एंकर टैग बोलते हैं इसको, क्या बोलते हैं, एंकर टैग। ठीक है, इट इज़ यूज टू क्रिएट hyperlink text, हाइपरलिंक टेक्स्ट या लिंक टेक्स्ट बोल सकते हैं इसको। और इसका सिंटेक्स क्या है, ए के बाद H रेफरेंस, यहाँ पर आपको क्या देना है, URL या पाथ। यहाँ पे URL भी हो सकता है या पाथ हो सकता है जहाँ पे आपको जाना है। और यहाँ पे क्या रहेगा, आपका कंटेंट रहेगा, जो कंटेंट आपको देना है। और यहाँ पे अब कंटेंट में आपका कुछ भी कंटेंट हो सकता है। ठीक है, यहाँ पर इमेज भी हो सकता है, वीडियो भी हो सकता है, ऑडियो भी हो सकता है, जिसमें क्लिक करा के जाना है वो चीज़ आपको यहाँ पे लिखना है। वो कितनी बड़ी पैराग्राफ भी हो सकता है, कितनी बड़ी पैराग्राफ भी हो, कुछ भी हो सकता है। अब हालांकि इतना बड़ा पैराग्राफ को क्लिक नहीं कराते अपन, मोस्टली इमेज को क्लिक कराते हैं, वीडियो को क्लिक कराते हैं, ऐसी चीज़ें क्लिक कराते हैं, या टेक्स्ट कोई नॉर्मल रहता है, रीड मोर, तो वहाँ पर हम इसका यूज़ करते हैं। अब इसके अंदर भी एक एट्रीब्यूट होता है दो। अब मुझे कभी कभी क्या सेम टैब में खोलना है, जैसे अभी ये सेम टैब में खोल रहा है, अब मुझे कुछ डिफरेंट टैब में खोलना है, मैं चाहता हूँ कि मुझे इस टैब में नहीं नेक्स्ट वाले टैब में खोलना है, तो उसके लिए एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट इक्वस टू ब्लैंक। तो इसमें एक एट्रीब्यूट होता है AH रेफरेंस में, यहाँ पे क्या देना है आपको, पाथ देना है जहाँ पर आपको जाना है। और इसके अंदर एक एट्रीब्यूट होता है टारगेट इक्वस टू, और यहाँ पे डबल अंडरस्कोर क्या लगाना है, ब्लैंक लगाना है। क्या लगाना है, ब्लैंक। और यहाँ पे क्या लिखना है, कंटेंट लिखना है, और इसको बंद कर देना है। ये डबल कोलन ब्लैंक न्यू टेप का साइन होता है क्या? हाँ, ठीक है, टारगेट इक्वस टू डबल 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 अंडरस्कोर ब्लैंक मतलब न्यू स्क्रीन में, हाँ न्यू विंडो में खुलेगा ये। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे जाऊँगा विजिट साइट,
देखो अभी मैंने इसमें नहीं लगाया, अब HTML में लगाना है तो मैं वापस क्या करूँगा, देखो HTML वाले पेज में गए, इसमें कंफ्यूज मत होना, वो जो अब ब्राउज़र में था वो आउटपुट था, हाँ है ना, यहाँ पे लिख दूंगा, इसलिए फिर अभी अपन उसका यूज़ भी करेंगे VS कोड का, तो वहाँ से और थोड़ा आसान हो जाता है। जैसे नोटपैड में बनाओ और उसको चलाओ, उसमें थोड़ा सा क्या रहता है, हाँ थोड़ा सा टफ है, लेकिन टफ चीज़ भी आनी चाहिए, क्योंकि आजकल क्या लोगों को सब सरल सरल मिल जाता है, चैट GPT सब कुछ मैनेज कर दिया, कुछ नहीं आता फिर उनको। टफ चीज़ों से क्या होता है कि आपको चीज़ें याद रहती है। देखो ये क्या, मैं नहीं बोल रहा हूँ कि आप पूरा बनाओ, पर इनिशियली आपको पहले नोटपैड में बनाने से क्या पूरा आपको पिक्चर क्लियर हो रही है। अब आप VS कोड में बनाते तो उसमें लिखते तो अपने आप सब बना देता वो, सजेशन आ जाते सब अपने आप लिख देता था, आपको पता ही नहीं चलता कि ये क्या होता है। हेड में कभी आपका ध्यान ही नहीं जाएगा, हमेशा आप बॉडी में सीधे H1 लिखोगे बस वही, क्योंकि आपने कभी देखा ही नहीं ना उस चीज़ को। नोटपैड में आपको ब्लैंक मिलेगा, जब आप खुद से टाइप करोगे HTML, फिर बंद करोगे, फिर हेड, फिर बॉडी, तो आपको याद रहेगा कि अच्छा ये HTML ऐसा होता है, अच्छा ये ऐसा चलता है, ये भी एक लैंग्वेज है, अच्छा इसका टैग C में बना हुआ है, अच्छा ये ब्राउज़र के अंदर पहले से इसका इंजन रहता है तब तो ब्राउज़र चलाता है, कैसे चलाता है ब्राउज़र। तो ये आपके दिमाग में ये सब चीज़ें जब क्यूरीज रेज होती है ना, तब सामने वाला उस चीज़ को समझता है। अब ये क्यूरीज कब रेज होती है, जब अपन उसको इन डेप्थ समझते हैं, ठीक है। अब ये चीज़ें थोड़ी इनको यूट्यूब के अंदर बताएगा इतना डेप्थ में, वो चीज़ें तो क्या नॉर्मल वो बता देगा। HTML ये होगी, कोई ज़्यादा डेप्थ में बताएगा तो पता चला जो पहली बार सुन रहा है वो क्या, HTML भी छोटा मोटा थोड़ी ना, बहुत बड़ी चीज़ है। पर मैं आपको इसलिए समझा रहा हूँ कि चीज़ें आपको समझ में आए, ठीक है। तो ये पूरा कंटेंट आपको पूरा मिल जाएगा, कंटेंट की टेंशन मत लो आप, तो बस इसको समझो अभी अच्छे से। बाकी जो मैं लिखा रहा हूँ ना, ये सेंटेंस लिख लिया ये वाला, हाँ ये लिख लो बस, जो मैं इसमें लिख रहा हूँ ना बोर्ड में, बस इसको लिखो क्योंकि वो तो मिल जाएगा। हालांकि मैं इसका पूरा सेशन भी आपको दूंगा, इससे आपको क्या इसको रिकॉल भी आप कर सकते हो बार बार, ठीक है। तो चलो आज अपन इतना ही देखते हैं। सर जो है अपन ने जो सेकंड वाला है, हाँ इसमें 2 बार अपन ने टैग क्यों बंद करे सर इसमें? हाँ बता रहा हूँ, देखो ये विजिट साइट ये समझ में आया ना, दूसरे टैब में खुल रहा है, हाँ सर। दो बार ये टैब बंद नहीं किया, 2 डबल अंडरस्कोर 2 बार लगाया। सर तो ब्लैंक के बाद में अपन ने जो बंद करा है वो एक्चुअली href बंद हो गया क्या, ये वाला जो टैग आपने बंद करा है? ये डबल कोड ये वाला, हाँ ये इसके बाद वाला जो, हाँ ये बंद नहीं हुआ, ये चालू भी हुआ है। ये 2 टाइप के टैग होते हैं ना, मल्टी लाइन, जैसे जो A है ना वो यहाँ से लेकर के यहाँ बंद, ये A यहाँ बंद हो रहा है, ये बंद यहाँ हो रहा है। हाँ ये A का ही पार्ट है, ये ब्रैकेट A का यहाँ तक है, फिर बीच में क्या है कंटेंट है, फिर ये बंद हो रहा है। जैसे अपन ने यहाँ लिखा है ना, देखो ये अपन ने लिखा है, देखो ये पूरा A है, H रेफरेंस यहाँ तक पूरा गया, फिर बीच में अपन ने क्या लिखा कंटेंट लिखा, और बंद हमने कहाँ करा, यहाँ करा। ये तो 2 टाइप के टैग, जैसे HR यहीं चालू हुआ यहीं बंद हो गया, H1 मल्टी लाइन है, देखो यहाँ चालू हुआ और बंद कहाँ हो रहा है, यहाँ बंद हो रहा है, और यहाँ पर क्या है पूरा कंटेंट है। H2 क्या है, यहाँ पर चालू हुआ और कहाँ पर बंद हुआ, H2 यहाँ पर बंद हुआ। पैराग्राफ यहाँ पर चालू हुआ और यहाँ पे क्या है, पैराग्राफ के अंदर क्या है कंटेंट है, और पैराग्राफ कहाँ पर बंद हुआ, यहाँ पर बंद हुआ, ठीक है। इस तरीके से हम पूरे कंटेंट्स को मैनेज कर सकते हैं, करेक्ट। तो चलो आज इतना ही करो, और